हम्म, 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 वी आर लाइव। नमस्कार, वाम प्रकाशन के इस आयोजन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुंदन। आज हम वाम प्रकाशन की नई किताब भगत सिंह के साथी का लोकार्पण करने और उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच हैं। आज खुशी की बात है कि हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय भाषा संकाय के पूर्व डीन और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अध्येता प्रोफेसर चमन लाल हमारे साथ है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस किताब की लेखक त्रयी आज हमारे साथ है, प्रबल सरन अग्रवाल, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अंकुर गोस्वामी। हम इन तीनों का भी स्वागत करते हैं और आप सबका भी जो हमारे साथ इसमें जुड़े हैं उन सबका स्वागत करते हैं। भगत सिंह के साथी हमारी जो नई किताब है उसमें भगत सिंह के उन साथियों के जीवन की चर्चा है जो भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और जिन्होंने भगत सिंह से भी सीखा और जिन्होंने भगत सिंह के व्यक्तित्व पर भी असर डाला। यह किताब उनके जीवन के विविध प्रसंगों को सामने लाती है और उनके विचारों को भी सामने लाती है। तो आइए हम सबसे पहले इस किताब का लोकार्पण करते हैं। प्रोफेसर चमन लाल जी और तीनों लेखकों से अनुरोध है कि वो विधिवत इसका लोकार्पण करें और आपको यह किताब दिखाएं। ये भगत सिंह के साथी, यह किताब जो आप देख रहे हैं यही हमारी नवीनतम किताब है, भगत सिंह के साथी। तो आइए हम इस पर बात करते हैं तीनों लेखकों से। ये तीनों लेखक युवा शोधकर्ता हैं जिनकी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में गहरी रुचि है और ये लगातार भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर, क्रांतिकारियों पर लिखते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रबल सरन अग्रवाल से पूछना चाहूंगा कि इस किताब का विचार उनके पास कैसे आया, कैसे उन्होंने इसके बारे में लिखने के बारे में सोचा, वो कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया इस किताब लिखने के लिए। प्रबल श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर शोधरत भी हैं। तो प्रबल। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रबल, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, दरअसल हम तीनों ही जो दोस्त हैं, मैं, अंकुर और हर्ष, हम तीनों का एक्टिविस्ट बैकग्राउंड रहा है। हम लोग छात्र राजनीति, छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो भगत सिंह हमेशा हम लोग के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे, एक रोल मॉडल रहे। और क्योंकि हम तीनों की इतिहास में भी रुचि रही, मैं तो इतिहास का ही छात्र हूँ 10+2 के टाइम से, तो भगत सिंह पे और क्रांतिकारियों पे, आज़ादी की लड़ाई पे बहुत कुछ हम लोग ने पढ़ा। चमन लाल सर आज बैठे हुए हैं यहाँ पे। चमन लाल सर की किताबों ने मतलब हम लोगों पे, हमारी पूरी पीढ़ी पे जो है बहुत गहरा असर डाला। उसी तरह जो और लेखक हैं, सुधीर विद्यार्थी जी, मलविंदर जीत सिंह वड़ैच, और इसी तरह सिनेमा में या टेलीविजन पे जिस तरह भगत सिंह और साथियों का चित्रण रहा, तो उससे हम लोग की पीढ़ी बहुत प्रभावित हुई। लेकिन जैसे जैसे मतलब हम लोग कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में आए और इस पूरे टॉपिक पे, इस पूरे विषय पे हम लोग ने गहराई से रिसर्च करी, तो एक चीज से हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। मैं खासकर जब एमफिल में अपनी क्योंकि मेरी एमफिल का जो शोध का विषय था वो भी राम प्रसाद बिस्मिल जी पे था, और पीएचडी में मैंने भगत सिंह के एक साथी शिव वर्मा जी के जीवन पे जो है काम किया है। तो मुझे लगा कि भगत सिंह के इर्द गिर्द जितने लोग थे, उनके जो साथी थे, उनके जो संगठन के बाकी नेता थे, कैडर थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे दुर्गा भाभी हो, वो भी अपने आप में बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व हैं। और मतलब ना सिर्फ क्रांति को लेके उनके जबरदस्त जो है उनकी विचारधारा है, क्रांतिकारी सिद्धांतों का उन लोगों ने अध्ययन किया है, बल्कि भगत सिंह और उनके दौरान जो पूरा आंदोलन था उसमें वो लोग बहुत कुशल संगठनकर्ता की तरह वे लोग काम कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता की तरह वो लोग अपना जो है रोल निभा रहे हैं। और मुझे लगा कि ये लोग भी भगत सिंह की तरह ही बहुत सीरियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो ये हम लोग की धारणा बनी, और ये बड़े मतलब आश्चर्य की भी बात थी कि किस तरह इतिहासकारों ने, ये अच्छी बात है कि ये आखिरकार भगत सिंह पे ध्यान देना शुरू किया। 70-80 के दशक में जो है उन पे रिसर्च शुरू हुई, उससे पहले ज्यादा काम नहीं हो रहा था उन पे।
और अभी जो है एक्टिविस्टों ने भी इस चीज को समझा है कि किस तरह भगत सिंह आज भी मतलब उनकी राजनीति जो है एक प्रासंगिकता रखती है, लेकिन उनके साथियों पे अगर इससे कंपेयर करें, तुलना करें, तो उस तरह का काम नहीं हुआ। और जो है यहाँ तक कि जो एक्टिविस्ट हैं या जो अनेकों जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी उस तरह उनके साथियों को ना पढ़ने का प्रयास किया, ना उनको जाना, ना उनको पहचाना। तो इसीलिए हम लोग को लगा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्यभार हम लोग को ये उठाना होगा अपने कंधों पर, कि भगत सिंह के जो जितने साथी थे, जितने महत्वपूर्ण उनके साथी थे, उनके पार्टी के जो बाकी नेता थे या जो उनके संगठन के जो कैडर भी थे, उनके इतिहास को भी सामने लाना जरूरी है। क्योंकि तभी एक तो इतिहास के साथ हम जस्टिस कर सकते हैं कि भगत सिंह के संगठन के अन्य लोगों को भी अगर हम जाने, तभी उनके संगठन का क्या वाकई ऐतिहासिक स्थान रहा, क्या उसका योगदान रहा अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में, क्रांतिकारी आंदोलन में, उसको हम समझ पाएंगे। और इसी के साथ जो एक दूसरा पहलू से जुड़ा हुआ है कि किस तरह भगत सिंह के साथी जो कई जेलों में चले गए, जैसे 3 लोगों को तो फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद जो है गोलियों से शहीद हुए, भगवती चरण वोहरा जो है बम विस्फोट में मारे गए, लेकिन कुछ उनके कई साथी जो है जेलों में चले गए। और 16-17 साल जेल में रहने के बाद जब वो लोग जेलों से बाहर आ रहे हैं, तो उनकी क्रांतिकारी राजनीति में एक निरंतरता है। 1947 के बाद भी जब जो है स्वतंत्रता मिलती है, तो इनमें से कई क्रांतिवीर जो है उसको स्वतंत्रता को मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि अभी लड़ाई आगे जारी रहेगी, गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, और समाजवाद की जो लड़ाई है उसको वो लोग उसी जो है उसी जोश के साथ जो है आगे चलाते हैं। तो जैसे शिव वर्मा हो गए, जयदेव कपूर हो गए, विजय कुमार सिन्हा हो गए, तो 47 के बाद भी इन लोगों का संघर्ष जो है निरंतर चलता रहता है। तो हम लोग को लगा कि ये निरंतरता जो है, ये भी जनमानस तक लाना बहुत ज्यादा जो है इसकी आवश्यकता है। तभी हम ये जो है ये भी समझ पाएंगे कि आज भगत सिंह और उनके साथियों की क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है। क्योंकि भगत सिंह के साथियों को अगर हम जाने, तभी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो लड़ाई थी ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस दौर की जो और समस्याएं थी, चाहे वो सामंतवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद का बढ़ता हुआ शोषण हो, चाहे किसानों और मजदूरों का जो उत्पीड़न था, उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे थे। यहाँ तक कि दलितों की मुक्ति की भी लोग बात कर रहे थे, महिलाओं की मुक्ति की भी लोग बात कर रहे थे। तो सिर्फ भगत सिंह को पढ़ के या सिर्फ भगत सिंह के जीवन के बारे में जान के हम लोगों को लगा कि उस पूरी राजनीति को नहीं समझा जा सकता, उस पूरी प्रगतिशील विचारधारा को नहीं समझा जा सकता जिसके साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन काम कर रही थी। इसीलिए हम लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया कि भगत सिंह के बाकी साथियों के जीवन को भी हम लोग पूरी तरह स्टडी करें, कि भगत सिंह जब जीवित थे तब इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, ये लोग क्या सोचते थे, इनके क्या सपने थे। भगत सिंह की शहादत के बाद भी जेल में कैसे लोगों ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। जैसे जेल में ये लोग एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बनाते हैं, कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन, जिसका इतिहास जो है आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन संगठन की वजह से ही ये सारे के सारे लोग फिर आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिस्सा बनते हैं। फिर एक दूसरी चीज 47 के बाद मजदूर आंदोलन में, किसान आंदोलन में, छात्र आंदोलन में, सांस्कृतिक आंदोलन में, जैसे शिव वर्मा जो है नया पत्रिका जो आज भी चलती है उसके संस्थापक रहे हैं। ये यशपाल हो गए, वे बहुत बड़े लेखक रहे। विजय कुमार सिन्हा, वे एक यशस्वी पत्रकार रहे। तो इस तरह इन लोगों का जो योगदान है आजादी के बाद भी निरंतर वो जारी रहा, और अपने आखिरी समय तक ये लोग जो है समाजवाद का झंडा उठाए रहे। तो इसीलिए यही हम लोग का आइडिया था कि आज के दौर के जो एक्टिविस्ट हैं, जो भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो उनके साथियों के बारे में भी जाने, उनसे भी प्रेरणा प्राप्त करें, और उनके भी जो विचार हैं, चाहे भगवती चरण वोहरा जैसे लोगों के क्रांतिकारी विचार हों, या सुखदेव ने जो बड़ी जो आइडियोलॉजिकल बातें लिखी हैं, कुछ कुछ हम जो है अपनी किताब में हम लोग ने उन चीजों को उठाया भी है, तो उन सब चीजों को जाने। इसी के साथ आजाद जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जो भगत सिंह की पार्टी के कमांडर इन चीफ थे, मतलब भगत सिंह के संगठन के सेनापति थे, लेकिन उनको क्यों वो महत्व हम इतिहासकारों ने या हम एक्टिविस्टों ने या भगत सिंह को मानने वालों ने नहीं दिया। तो ये चीज मतलब हम लोग को बहुत जो है अचरज में डाल देती थी। तो इसीलिए हम उनके जीवन में गहराई से गए, आजाद के जीवन में भी, और उसके आजाद के जीवन के बारे में कुछ जो स्टीरियोटाइप थे, यानी कुछ लोगों की जो गलत फहमियां थी, उनको भी हमने दूर करना जो है अपना कर्तव्य समझा। जैसे क्योंकि जनेयू जनेयू पहने हुए उनका एक चित्र है, तो कई लोग उन्हें कट्टर ब्राह्मणवादी मान लेते हैं। लेकिन जैसे हम लोग अपनी शोध के समय हम लोग ये पता लगा पाए कि उस चित्र का कंटेक्स्ट क्या है, क्या संदर्भ है। वो चित्र ऐसे समय खींचा गया जब चंद्रशेखर आजाद हरिशंकर ब्रह्मचारी के भेष में थे।
तो इसीलिए उन्होंने जो है जनेऊ धारण किया हुआ था। नहीं तो कई जगह कई ऐसे प्रमाण है जहां वह जनेऊ के खिलाफ खुल के जो है बात रख रहे हैं। और जो फिरोज शाह कोटला की जो मीटिंग हुई जहां भगत सिंह संगठन के नाम में समाजवादी जोड़ते हैं, तो वहां भी ये फैसला लिया गया कि कोई भी किसी भी प्रकार का जातीय या धार्मिक प्रतीक या चिन्ह जो है पार्टी के जो सदस्य हैं वो धारण नहीं करेंगे। तो इस तरह की ऐसी जो बातें जो अब तक मतलब छुपी हुई हैं, वो हमें लगा सामने लाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस किताब से पहले भी हम लोग जो है कुछ कुछ इस विषय पे लेख जो है सामने ला रहे थे कि ताकि लोग जाने इन बातों को। जो प्राइमरी सोर्स हम लोगों को कुछ स्रोत जो मिले थे आर्काइव्स में या तमाम लाइब्रेरीज में, जो रेयर लिटरेचर हम लोग को मिला था, तो उसको हम लोग जो है अनेक मैगजीन्स और वेबसाइट्स में हम लोग ने प्रयास किया था कि लोगों के सामने लाएं। फिर ये किताब लिखने का जब हमें मौका मिला तो हमने सोचा कम से कम भगत सिंह के 10 साथियों पे जो है गंभीरता से हम लोग अध्ययन करें और उनका इतिहास लोगों के सामने लाए। हालांकि अभी भी बहुत साथी ऐसे और भी हैं भगत सिंह के जो रहते हैं, और हमें लगता है कि और भी कई शोधकर्ता या लेखक जो हैं इस विषय पे जो है आगे काम कर सकते हैं। तो यही हम लोग का उद्देश्य रहा, यही हमारा आइडिया था। संजय जी, शुक्रिया प्रबल। अब मैं अंकुर गोस्वामी जो इस किताब के दूसरे लेखक हैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वो इस किताब के बारे में और विस्तार से बताएं कि इसमें क्या चीजें हैं और कौन से बातों को इसमें समेटा गया है। अंकुर क्रांतिकारी आंदोलन पर लिखते रहे हैं, छात्र आंदोलन से उनका जुड़ाव है और वे भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। अंकुर गोस्वामी। धन्यवाद संजय जी। जैसा कि साथी प्रबल ने बताया कि जब भी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की बात होती है तो भगत सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। निसंदेह दक्षिण एशिया की राजनीति पर भगत सिंह ने एक अमिट छाप छोड़ी है और उनके समाजवादी प्रगतिशील विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, परंतु उनके अन्य साथियों के विचारों को कम लोकप्रियता प्राप्त है, जिसके वजह से क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह एक बिंदु मात्र बन के रह जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि इतिहास के पन्नों से हम ये निकाल के लाएं कि एचएसआरए एवं आचार्य का इतिहास एक बिंदु मात्र न होकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक समाजवादी लहर है पूरी। और ये पुस्तक एक ऐसे दौर की दास्तान है जो काकोरी की घटना से प्रारंभ होकर श्रीमती दुर्गा देवी बोहरा यानी दुर्गा भाभी के बनाए हुए शोध केंद्र पर जाकर समाप्त होती है, जाकर रुकती है। और यह पुस्तक यह दर्शाती है कि क्रांतिकारी न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि उन आदर्शों के लिए गुमनामी में रहकर जीवन भर लड़ भी सकते हैं। क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी पुस्तक संस्मृतियां में लिखते हैं एक जगह कि वे जीवन में जब भी हताश या निराश हुए हैं और जीवन की कठिनाइयों ने जब भी उन्हें आकर घेरा है, तो कैसे भगत सिंह का चेहरा, उनकी आखिरी मुलाकात जो उनकी हुई थी भगत सिंह से, तो भगत सिंह की कही हुई बातें उनके मन में गूंज उठती हैं। और जहां भगत सिंह शिव वर्मा को उनके पार्टी का नाम प्रभात से संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि मैं तो अपना काम करके अब जा रहा हूँ, मेरा जीवन इतना ही था, परंतु तुम लोगों को अब इससे भी कठिन काम करना है। तुम लोगों को जीवन भर किसान मजदूर आंदोलनों से जुड़कर क्रांति की राह में अपने आप को खपाना है। तो तुम लोगों का जीवन तो अब कठिनाइयों से जो भरा जीवन है वो तो अब शुरू होगा। तो हमारा यही प्रयास है कि हम यह दिखाएं इस अपनी पुस्तक में कि भगत सिंह के तमाम साथियों ने एक इमारत का कंगूरा बनने की लालसा न रखते हुए किसान मजदूरों के तमाम संगठनों में अपना पूरा जीवन झोंकते हुए नींव की ईंट की तरह काम किया। भगत सिंह के साथियों के रूप में हम 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बेहद जुझारू राजनीतिक किरदारों से अपने पाठकों से मिलवाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक और चंद्रशेखर आजाद जैसे कुशल सेनापति और सुखदेव जैसे आदर्श संगठन करता है, तो दूसरी ओर शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा और भगवती चरण वोहरा जैसे बुद्धिजीवी भी हैं। वहीं दुर्गा देवी जैसी वीरांगना भी हैं और राजगुरु और जतिन दास जैसे शौके शहादत रखने वाले मतवाले भी हैं। इस पुस्तक में जगह के अभाव के चलते सदाशिव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर, यशपाल आदि जैसे अन्य क्रांतिकारियों को हम जगह नहीं दे पाए। इस पुस्तक में भगत सिंह के 10 मुख्य साथियों की जीवन गाथाएं हैं। सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, बटकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा, दुर्गा देवी और जतिन दास।
मैं इन सब क्रांतिकारियों का एक छोटा छोटा विवरण जो हमने इस पुस्तक में दिया है अपने पाठकों के लिए बताना चाहूंगा। सुखदेव पार्टी में पंजाब के संगठनकर्ता थे और भगत सिंह के अभिन्न मित्र। भगत सिंह के बाद सबसे ज्यादा समाजवादी साहित्य का अध्ययन इन्होंने ही किया था और पार्टी की कई कार्रवाइयों में ये अग्रणी रहे थे। सैंडर्स को मार गिराने में इन्होंने अहम भूमिका भी निभाई और लाहौर केस के बंदियों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल में सबसे आगे रहे और भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी चढ़े। चंद्रशेखर आजाद, जैसा कि हम सब जानते हैं, पार्टी के कमांडर इन चीफ थे और बेहद विषम परिस्थितियों में पले बढ़े थे। इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के दौर से ही अचार्य के एक जुझारू क्रांतिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और उसके बाद HSRA के ये सेनापति भी चुने गए। क्रांतिकारी शिव वर्मा कलम चलाने के साथ साथ बम बनाने में भी पारंगत थे। उत्तर प्रदेश में वो पार्टी के संगठनकर्ता और अंडमान के सेलुलर जेल में कम्युनिस्ट कंसोलिडेशन के संस्थापकों में से एक थे। शिव वर्मा जी एक यशस्वी लेखक एवं विचारक होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता भी रहे। भगवती चरण वोहरा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के एक ऐसे नायक हैं जिनको हम लगभग भूल चुके हैं। बम का दर्शन और HSRA का घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज लिखकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की थी। उनकी पत्नी दुर्गा देवी वोहरा भी जीवन पर्यंत एक क्रांतिकारी रहीं। यूपी के हरदोई के रहने वाले जयदेव कपूर भी भगत सिंह के खास साथियों में से एक थे। 17 साल जेल में रहने के बाद जयदेव कपूर मजदूर आंदोलनों में सक्रिय हुए और आजाद भारत में कई बार दमन का भी शिकार हुए। इसी प्रकार गया प्रसाद, जो भगत सिंह के काफी वरिष्ठ साथी थे, आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और अंतिम क्षण तक समाजवाद के संघर्ष में सक्रिय रहे। इस पुस्तक में हमने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को भी खोजने का प्रयास किया है और हमने अपने पाठकों के लिए इतिहास के पन्नों से यह भी निकाल के लाया है कि किस प्रकार बटुकेश्वर दत्त एक संघर्ष का जीवन आज़ादी के बाद भी जीते रहे और एक लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते उनकी आखिरकार मृत्यु हुई। इस किताब को लिखने के लिए हमने उस वक्त के उस दौर के बहुत सारे दस्तावेजों को स्रोत बनाया है। अनेक क्रांतिकारी मुकदमों के कागजात, उस दौर में छपी अखबार, पत्र पत्रिकाएं, क्रांतिकारियों के समकालीन लोगों के संस्मरण, साक्षात्कार तथा स्वयं इन क्रांतिकारियों द्वारा रचित साहित्य हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। हमारी उम्मीद है कि यह किताब देश के प्रमुख क्रांतिकारियों के जीवन और विचार को गहराई से जानने तथा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के स्वरूप को समझने में मदद करेगी। धन्यवाद। शुक्रिया अंकुर। एक किताब जब सामने आती है तो यह उत्सुकता बनी रहती है कि इसकी रचना प्रक्रिया क्या रही, किन परिस्थितियों से गुजरकर किताब लिखी गई, किस तरह से संपर्क किया गया, कैसे चीजें सामने आई। तो इस किताब को लिखने में के अनुभव क्या रहे इन युवा लेखकों के और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, तो इन सब पर प्रकाश डालने के लिए मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी को बुला रहा हूँ। हर्षवर्धन JNU में शोधरत हैं और वो भी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर लगातार लिखते रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि किताब 3 लेखकों ने लिखी है और जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो कोऑर्डिनेशन करने की एक बहुत क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम तीनों ने ही अपना छात्र जीवन जो है, छात्र एक्टिविज्म कह लीजिए, वो एक साथ एक ही संगठन में स्टार्ट किया। तो एक लेवल पे हम लोगों में एक कोऑर्डिनेशन था। लोग भी कई बार किताब लिखने के प्रक्रिया के दौरान दिक्कतें भी आई, कम्युनिकेशन गैप्स भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग चूँकि एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित थे तो हम लोगों ने उसको ईजिली रिजॉल्व किया। और चूँकि हमारा ऑलरेडी एक बैकग्राउंड रहा है, हम लोग बहुत लंबे समय से लिखते आ रहे हैं क्रांतिकारियों पे, तो हमारे पास उनसे जुड़े जो साहित्य हैं, जो क्रांतिकारियों के संस्मरण हैं, जो उनके लेटर्स हैं और
प्रोफेसर चमन लाल सर यहाँ पे हैं, इनके द्वारा जो स्थापित भगत सिंह आर्काइव्स है, उससे हम लोग को बहुत ही मदद मिली। और इसके अलावा सुधीर विद्यार्थी जी हैं, जिन्होंने गुमनाम क्रांतिकारियों पे काफ़ी कुछ लिखा है, और श्री बलविंदर सिंह वराइट जी हैं, जिनकी काफ़ी किताबें हैं। तो इन लोगों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज ऐसे मिले जिन पे अभी तक प्रकाश नहीं डाला गया था, या जिनको कंसल्ट नहीं किया गया है अभी तक क्रांतिकारियों पे जब भी कोई किताब आती है या शोध होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उस दौर के जो मैगजीन्स आते थे या जो जर्नल्स होते थे, जैसे प्रताप हो गया, चांद हो गया, कीर्ति हो गया, इन सब पत्रिकाओं ने हमारी काफ़ी मदद की। लेकिन बात यह है कि जब आप किताब लिखते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। एक तो यह है कि अगर एक महीने में देखा जाए तो इस किताब को लिखने की जो प्रक्रिया है वो 23 मार्च 2020 को शुरू हुई, जब हम लोगों ने तय किया कि भाई हर 23 मार्च को सिर्फ भगत सिंह को याद किया जाता है, तो चलो इस बार हम लोग सुखदेव को याद करते हैं। तो जब सुखदेव के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उनके जो लेटर्स थे, उनके बारे में जो उनके साथियों ने लिखा है, यशपाल ने लिखा है और भी बहुत लोगों ने लिखा है, तो उसको जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमने पाया कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह से समझते हैं, इसमें सिर्फ उनका रोल नहीं है। और मैं ये कोई बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि जितना महत्वपूर्ण उनका रोल है, उतना ही महत्वपूर्ण और भी बाकी उस दौर के जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनका है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जब हम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को भगत सिंह से सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं या भगत सिंह के बतौर ही उसको देखते हैं। तो उससे होता क्या है कि भगत सिंह अपने आप पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे लगते हैं कि अपने समय के हिसाब से बहुत ही आगे बढ़ गए। अपने समय के हिसाब से जिस तरीके की वो बातें लिखते हैं, समाजवाद की बात लिखते हैं, जनवाद की बात लिखते हैं, लगता है कि वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन जब और उससे ये होता है कि बाकी क्रांतिकारी आंदोलन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन जब हमने जिन किताबों में जिन क्रांतिकारियों के बारे में लिखा है, जैसे विजय कुमार सिन्हा हो गए, आपके सुखदेव हो गए, भगवती चरण वोरा हो गए, उन लोगों को जब हम पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को जब पढ़ते हैं, तो हमको पता लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट है। भगत सिंह अपने आप से नहीं हुए, उनके आसपास में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें और भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें और लोगों का भी रोल है। तो इससे एक व्यापक क्रांतिकारी आंदोलन को समझने में इस किताब से लोगों को मदद मिलेगी कि क्रांतिकारी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह तक नहीं था, या क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक उठा करके मतलब भगत सिंह को आप छोड़ दीजिए तो बाकी साथियों के बारे में ये है कि चंद्रशेखर आजाद जो है बंदूक निकाल करके ये मारने चल देते थे, या राजगुरु का है कि वो तो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसी बात नहीं है। अब राजगुरु का एक प्रसंग है जहाँ पे वो हालांकि बहुत कम पढ़ते लिखते थे, और उनसे एक बार जेल में किसी ने उनसे पूछा कि भाई क्या तुम्हें समाजवाद के बारे में पता है, क्या घोड़ा है गधा है? तो उन्होंने बोला कि भाई समाजवाद अगर गधा भी है तो उसी गधे का आगे आने वाला समय है। तो ये दिखलाता है कि उस प्रोसेस में रहते हुए, उन लोगों के बीच में रहते हुए, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, एक्शन में बिलीव करता था, उसमें उसके विचारों में भी एक बदलाव आ रहे थे और वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। तो मतलब ये बात है कि 23 मार्च को जो हमने लिखा 2020 में सुखदेव पे, तो वहाँ से इस किताब की कह लीजिए आप सिलसिला स्टार्ट हो, जिसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे जो बोले दूसरे क्रांतिकारी हम लोगों पे लिखा। और दूसरा एक मेरे लिए बहुत एक निजी लेवल पे ये है कि मेरे लिए इस किताब की शुरुआत होती है 1996-97 में एक डीडी पे सीरियल आता था युग और स्वराज करके। और बात यह है कि जब हम भगत सिंह की या राम प्रसाद बिस्मिल का जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके जीवन में जो एक निर्णायक मोड़ है, जो उनको पॉलिटिक्स की तरफ, राजनीति की तरफ, एक्टिविज्म की तरफ जो उन लोगों को डायरेक्ट करता है, वो उनके निजी जीवन की कुछ एक्सपीरियंस है जो उन लोगों ने जिसके बारे में राम प्रसाद बिस्मिल अपने ऑटोबायोग्राफी के पहले 2 पेजेस में लिखते हैं, आत्मकथा में, भगत सिंह लिखते हैं। तो जब हम लोगों ने वो सीरियल देखा, खास करके मैंने सीरियल देखा, तो भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन पे मेरा एक पर्सनली तौर पे एक इंटरेस्ट जागा। फिर जब हम लोग कॉलेज में आए, जब मैं अपने जो बाकी जो मेरे 2 सहलेखक और मेरे साथी इन लोगों से मैं मिला, तो उस सोच को एक दिशा देने की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाया और छात्र
एक्टिविज्म में, छात्र राजनीति में हम लोग उतरे कि भाई चलो इतना तो पढ़ लिया, अब कुछ बदलाव की बात करते हैं, कुछ बदलाव की तरफ एक अग्रसर होते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं। तो वहीं से धीरे धीरे पढ़ते हुए, छात्र राजनीति करते हुए हम लोग ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज हम लोग भगत सिंह जो हमारे आइडियल्स हैं, हमारे हीरोज हैं, और अब जन संघर्षों के एक नायक हैं, उनके जो क्रांतिकारी आंदोलन से जो आदमी प्रेरणा लेते हैं, उस किताब तक पहुंचे। और जो एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ये किताब बहुत ही प्रासंगिक है आज के दौर में। आज हम उस दौर से जी रहे हैं, हम उस दौर में रह रहे हैं जो आप 100 साल पहले चले जाइए, 1920 का वो दौर है और आज 2020 का वो दौर है। और 1920 के दौर में क्या हो रहा था? भारतीय राजनीति में कांग्रेस का उभार हो रहा था, भारतीय राजनीति में वाम पार्टियों का उभार हो रहा था, भारतीय राजनीति में जो उस वक्त हिंदू महासभा का उभार हो रहा था, एक सांप्रदायिक ताकतों का उभार हो रहा था। और उस वक्त भी था कि कांग्रेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, टीना जिसको नवोदारवादी भाषा में कहा जाता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। और आज 2020 में जब हम आते हैं तो आज भी एक उसी तरीके की चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि भले यहाँ पे जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग हो गई है, और आज भी बोला जाता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर जो अभी सत्ता में लोग हैं, और कांग्रेस का पीछे जाना हो रहा है, वाम और प्रगतिशील आंदोलन का अपने अभी तक रह रहे हैं। तो एक तरीके से 1920 और 2020 का जो दौर है उसमें बहुत समानता है, बहुत बदलाव भी हुए हैं, लेकिन बहुत समानताएं भी हैं। और ये जो क्रांतिकारी हैं एक ऐसे दौर में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जहाँ पे वही फोर्सेस काम कर रही हैं एक तरीके से जो आज हैं, जो आज जो ताकतें हैं समाज में, जो और जिस तरीके का एक विजन देखते हैं भविष्य के भारत के लिए। तो जो खास करके एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिक्स में जो लोग हैं या प्रोग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, या छात्र भी हैं जिनको थोड़ा इतिहास को जानने की, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास को जानने की रुचि है, उसमें ये किताब बहुत ही मददगार करेगी। बहुत ये आपके क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताएगी, आपको उस वक्त 1920 के दौर में ले जाएगी जहाँ पे किस तरीके के राजनीतिक जो उभार हो रहे हैं, जो राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें इन लोगों की राजनीति हो रही है, और आज की राजनीति से उसको कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं। शुक्रिया हर्षवर्धन। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर चमन लाल से हम चर्चा करेंगे। सर, एक बात जो अभी उभर कर आ रही है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का एक निश्चित कार्यक्रम था, एक निश्चित विचारधारा थी, लेकिन क्या कहीं इतिहास लेखन में या विमर्श में आजादी के बाद कोई ऐसी चूक हुई है कि यह बात तो सामने आती है कि भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनके साथ जो लोग क्रांतिकारी थे, भले उनकी चर्चा कम हुई हो, लेकिन इस रूप में तो हम उनको याद करते हैं, इस रूप में बात तो होती है कि उन्होंने साम्राज्यवाद से लोहा लिया, लड़ाई लड़ी। लेकिन जो उनका विचार है, वो जिस तरह का समाज चाहते थे, जिस तरह का व्यवस्था चाहते थे, जो संघर्ष आगे भी करना चाहते थे, उस पर बात कम हुई है। वो ऐसा क्या लग रहा है? ये इतिहासकारों से कहीं चूक हुई है या क्या वजह हो सकती है? इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? आप म्यूट हैं, आप उसको अनम्यूट कर लें कृपया अपने को। हाँ, सबसे पहले मैं वाम और तीनों युवा लेखकों को इस पुस्तक के लेखन के लिए और प्रकाशन के लिए बधाई देता हूँ। और ये हमारे तीनों ही चूंकि जेएनयू के छात्र रहे हैं और तीनों ने ही ऐसे विषय को चुना है जिसपे एक स्वाभाविक रुचि होनी चाहिए थी जेएनयू के छात्रों की। और लेकिन इसके साथ मैं शायद ये भी जोड़ दूं कि शायद जेएनयू के छात्रों ने अपने सारे इतने लंबे दीर्घकालीन छात्र आंदोलन के बावजूद, रेडिकल छात्र आंदोलन के बावजूद, बहुत मिलिटेंट जुझारू छात्र आंदोलन के बावजूद, वामपंथी छात्र आंदोलन के बावजूद एकेडमिक रूप में ऐसा कोई काम नहीं किया, जो हमारे बड़े बड़े जुझारू नेता भी रहे जेएनयू के, कि वो इस तरह की क्रांतिकारी हीरोज पे, क्रांतिकारी नायकों पे
या भारत की क्रांतिकारी परंपरा पे, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी परंपरा पे भी अपना कुछ एकेडमिक योगदान करें। तो इसलिए इन तीनों को इस रूप से एक तरीके से विशेष इनको एक तरीके से कहना चाहिए क्रेडिट जाता है कि कम से कम जेएनयू के लोग खाली भगत सिंह का नाम नारे लगाने के लिए नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत उसको पढ़कर या उनके साथियों के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये एक विचित्र बात है कि जो लोग अपने जीवन काल में, माने 1931 में भगत सिंह की फांसी के साथ लगभग कहना चाहिए कि HSRA का पूरा एक अध्याय ही खत्म हो जाता है, लेकिन 1926 और 1931 के बीच और विशेष तौर पे 1928 और 1931 के बीच आप हिंदुस्तान भर का किसी भी भाषा का कोई भी अखबार उठा लीजिए, आर्काइव में जाइए, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता जाइए और जगहों पे जाइए, जाके पुराने उस दौर के अखबारों को देखिए, वो अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों, तो भारत की तमाम भाषाओं के, आपको फ्रंट पेज बैनर हेडलाइन इन लोगों के बारे में मिलती है, इन क्रांतिकारियों के बारे में मिलती है। और इनकी सबकी जो है भगत सिंह की लोकप्रियता या भगत सिंह के साथियों की लोकप्रियता ये उस समय से स्थापित हुई। ये आज ये ऐसा नहीं कि आज के सोशल मीडिया ने इनको कुछ ज्यादा स्थापित किया, नहीं, इनकी एक स्थापना एक हीरोज के रूप में या एक बहुत आंदोलन में अपनी सक्रियता के रूप में उस दौर से हुई। लेकिन उस दौर के बाद कई दूसरे के दौर हैं, अप्स एंड डाउन हैं। अप्स एंड डाउन ये है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया में या इंटरनेशनल अखबारों में इस तरह की सुर्खियां लगती थी, रेड स्टॉर्म असेंबली, रेड स्टॉर्म सेंट्रल असेंबली, जो उसमें रेड समझे जाते थे। बाद में क्या हुआ कि 31 के बाद जब एक तो बहुत सारे साथी जो भगत सिंह के थे वो जेलों में थे और उनका लेखनी बंद थी, उनका लेखन कार्य नहीं हो रहा था, और बाहर जो है कांग्रेस का बड़ा आंदोलन चल रहा था, और दूसरे एक तीसरी धारा जो सांप्रदायिक विचारों पे आधारित थी, एक कम्युनलिज्म पे आधारित थी, जो धर्म आधारित राज्य स्थापित करने वाली धारा थी, वो भी अपना खुले में काम कर रहे थे। तो इनके सारे दोनों तरफ से, माने चाहे वो रिलीजन आधारित नेशनलिज्म वाले लोग हों और चाहे सेक्युलर विचारधारा वाले कांग्रेस टाइप लोग, इन दोनों ने क्रांतिकारियों को अपनाया जरूर, लेकिन इस तरीके से अपनाया कि इनको सीमित कर दिया। जो उसमें अखबारों में 28 और 31 के बीच जो इनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी खबरें, मैंने आपको मैं बताऊं कि 22 अक्टूबर 1929 को या उसके आसपास 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, और ट्रिब्यून उस समय सबसे मेजर अखबार था, लाहौर से निकलता था, बाकी अखबार देश के दूसरे कोनों से निकलते थे, लेकिन ट्रिब्यून के 20 पन्नों में से 8 पन्नों पर उस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की खबर छपी हुई थी, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जो विद्यार्थियों के नाम संदेश वो पढ़ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। अब सोचिए कि उस आज भी आज के अखबारों में कोई भी नेता जितना चाहे बड़ा हो, वायसराय को उतनी कवरेज नहीं मिलती थी अखबारों में जितनी कवरेज इन लोगों को मिलती थी। ये शोध का विषय ये भी है, ये जेएनयू के छात्रों को या जेएनयू के अध्यापकों को या जेएनयू के सेंटर्स को ये सोचना चाहिए कि उस वक्त के अखबारों के ऊपर भी शोध करवाएं कि उस समय के अखबारों में क्या क्या छपता था, किस तरह से छपता था, कितनी कवरेज किसको मिलती थी। ये अपने आप में एक शोध का विषय है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारे लोग जेलों में थे तो अपने ढंग से
कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में इस तरीके से कर दिया गया कि इन सारे क्रांतिकारी आंदोलन के नायकों को सीमित अर्थों में बांध दिया गया। वो सीमित अर्थ थे बहुत निर्भय, बहुत निडर, अंग्रेजों को डराने वाले, माने जिनके सामने अंग्रेज जो है वो डरते थे। तो इस तरह के निर्भीक निडर क्रांतिकारियों के बारे में इनको बदल दिया गया, जबकि इनका बहुत बड़ा वैचारिक आधार था। इनके क्रांतिकारी आंदोलन का एक वैचारिक आधार था। खास तौर पे 8 और 9 सितंबर के दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया, उससे पहले भी मैंने जब HRA भी बना है, HRA के पीछे भी काफी वैचारिक आधार था। इस वैचारिक आधार को इग्नोर करके, उसको उपेक्षित करके पूरे के पूरे मीडिया में इस तरीके से बना दिया गया कि इनकी छवि सिर्फ देशभक्त बहादुर क्रांतिकारियों की रह जाए, जिन्होंने देश के लिए क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी जानें दे दी, निर्भयता से, निर्भीकता से अपनी जान कुर्बान कर दी। वो एक रोमांटिक हीरो का इमेज भगत सिंह को और उनके साथ दूसरे लोगों को भी बना दिया गया। लेकिन ये एक अधूरा सच था। इस अधूरे सच को मैंने, जब क्रांतिकारी जेलों से बाहर आए 46 में, यशपाल तो 38 में ही आ गए थे, यशपाल ने तभी अपना पत्रिका विप्लव भी निकाली थी और विप्लव के बहुत सारे अंक निकले और एक अंक उसका बैन हुआ था, वो आज़ाद अंक था। तो आज़ाद अंक उसका बैन भी हुआ था। तो उस तरीके से मैंने वो अपने संस्मरण भी लिखने लगे, उनके विप्लव में भी छपने लगे और भी कई जगह इस तरीके की चीजें छपने लगी थी। लेकिन फिर भी इनको एक पुष्ट, बाद में शिव वर्मा वगैरह जब जेलों से बाहर आए तो उसके बाद से उन्होंने फिर अपना लिखना शुरू किया। राजेंद्र प्रसाद वारियर की किताब का उल्लेख किया हुआ है प्रबल ने। तो ये सारे किताबें लिखने शुरू हुई, छपने शुरू हुई। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत उदाहरण ही देता हूँ। जब मैं 1968-69 में मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ता तो मैं अपने कस्बे की लाइब्रेरी में 1964 से ही था बहुत कुछ, लेकिन वो अपना साहित्य पढ़ता था, गोदान वगैरह ये सब चीजें पढ़ता था। लेकिन एक हिंद पॉकेट बुक्स ने उसमें एक योजना चलाई थी, अब आप वाम के लिए भी ये उपयोगी अनुभव होगा, कि 8 रुपए में वो 9 रुपए की किताबें देते थे। 8 रुपए आप दीजिए महीने का, तो आपको 9 रुपए की 1 रुपए की किताब उसमें मुफ्त डाल के देंगे। तो मैं उस हिंद पॉकेट बुक्स का, एक स्कूल में टीचर था, हिंद पॉकेट बुक्स का मैं सदस्य बन गया। और सदस्य बन गया, उसमें जो एक किताब में मुझे आई उसमें, तो वो मनमथनाथ गुप्त की भारत के क्रांतिकारी थी। तो मनमथनाथ गुप्त की भारत के क्रांतिकारी किताब 1 रुपए में हिंद पॉकेट बुक्स का एडिशन उसका निकला। आज भी वो किताब बहुत चलती है, प्रचलित है। अब वो हिंद पॉकेट बुक्स तो बंद हो गया, अब पता नहीं उसको किसने लिया है और कौन उसको निकाल रहा है। लेकिन ये भारत के क्रांतिकारी की आप तुलना कुछ हद तक आपकी इस भगत सिंह के साथी किताब से कर सकते हैं, क्योंकि भारत के क्रांतिकारी जो किताब छपी 68 या 69 में, तो उसमें 16 या 18 क्रांतिकारियों के रेखा चित्र हैं, छोटे छोटे 4-4, 5 पन्नों में, 7-7 पन्नों में। लेकिन मनमथनाथ गुप्त खुद क्रांतिकारी जीवन से आए हुए थे। अगर मान लीजिए किसी ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का एक बहुत अच्छा और वस्तुगत इतिहास लिखा है, तो उसका श्रेय मनमथनाथ गुप्त को है, जिन्होंने खुद उम्र कैद भोगी, उनके भाई ने, मनमोहन गुप्त ने उम्र कैद भोगी। लेकिन उनकी किताब जो अंग्रेजी में PPH ने कभी छापी थी और कभी उसका रिप्रिंट नहीं किया, मैं हैरान हूं क्यों नहीं किया, दे लिव डेंजरसली, वो सबसे महत्वपूर्ण किताबों में है। लेकिन हिंदी में भी उनका भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास या वैचारिक इतिहास, वो एक मोटी किताब है, जिसको आत्माराम एंड सन से, या राजपाल आत्माराम एंड सन से है शायद, तो उन्होंने छापा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
उसके बाद से अजय घोष ने अपने मेमोइर्स लिखे, शिव वर्मा ने संस्मृतियां लिखी, यश की धरोहर जैसे इन 3 लेखकों ने लिखी है। तो वैसे 3 क्रांतिकारियों ने मिलकर लिखी, भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर और शिव वर्मा, उन्होंने यश की धरोहर लिखी। तो ये सारी की सारी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय किताबों में से हैं। आज भी इनके प्रकाशक जो है, इन किताबों को खूब बिक्री होती है इन किताबों की। लेकिन उसमें एक जो हुआ ये कि ये सब खुद क्रांतिकारियों द्वारा क्रांतिकारियों के बारे में लिखी गई किताबें थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो देश की 47 के बाद व्यवस्था बनी, आप जानते हैं कि जो एक बेस है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेस है, उस पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेस के ऊपर जो आधार बनता है, जिसको कल्चरल, हम कुछ फाउंडेशन उसकी कहते हैं, कल्चर उसको कहते हैं, तो उस आधार को जैसा बेस होता है उसकी ही वैचारिक, एक तरीके से कहना चाहिए हेजमनी, उसके कल्चर बेस पे निकलती है। तो कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस ने अपने जो पॉलिटिकल बेस को, उसका जो कल्चरल बेस जिसका पार्ट हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, इन सब चीजों में क्रांतिकारी आंदोलन को वो जगह नहीं दी जितनी अपनी कांग्रेस के आंदोलन को दी। मतलब जाहिर है उसमें, अच्छा, अब ये 3 तरह की धाराएं थी। एक धारा रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म की थी, वो भी 1925-26 में पैदा हुई। एक धारा कांग्रेस की सेकुलर किस्म की धारा थी जो ऑल इंक्लूसिव थी, जिसमें सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग, सारी वर्गों के लोग, सामंतों से लेकर खेत मजदूरों तक या फैक्ट्री मजदूरों तक, वो तमाम इंक्लूसिव एक धारा थी। लेकिन जिसके ऊपर वर्चस्व जो है वो सामंतों और पूंजीपतियों का था, वैचारिक वर्चस्व। लेकिन उस वैचारिक वर्चस्व के खिलाफ लड़ने वाले लोग कांग्रेस के अंदर के थे, और उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इस तरह के तमाम लोग थे। तो ये 3 धाराएं एक साथ, कांग्रेस की धारा इन तीनों से पुरानी धारा है। लेकिन 25 के आसपास मान लीजिए एक रिलीजन आधारित धारा पैदा हो जाती है, वो जिन्ना और दूसरे लोग उनको पैदा कर रहे हैं। दूसरी इसके बरक्कस क्रांतिकारी वैचारिक धारा भी उसी वक्त चल रही होती है। माने शिव वर्मा ने अपनी किताब जो भगत सिंह के दस्तावेज उन्होंने पहली बार अपनी तरफ से संपादित किए थे, तो उसमें क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास 1897 से लेकर चाफेकर बंधुओं से लेकर 1946 तक के नौसैनिक विद्रोह तक को उसमें कवर किया। और उसमें उन्होंने दिखाया कि 1913 या 14 में जो गदर पार्टी का आंदोलन हुआ, वो पहला ऐसा आंदोलन था जो क्रांतिकारियों में एक वैचारिक अंश लेकर आया। उससे पहले का आंदोलन जो था वो सिर्फ ये है कि भारत माता जंजीरों में जकड़ी है और उस भारत माता को हमें जंजीरें तोड़ देनी है। एक भावुक किस्म का, एक बहुत कमिटेड थे लोग, बहुत उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे। खुदीराम बोस से लेके चाफेकर बंधुओं से लेके तमाम लोग उसमें फांसियों पे चढ़े, शहीद हुए, सब कुछ हुए। लेकिन उनका कोई वैचारिक रूप ये था कि बस अंग्रेज हैं जिन्होंने भारत माता को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक वो पुराना रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है, मैंने फटी हुई साड़ी में भारत माता, उसी को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता था। और उसी पे एक भावुक था कि उसमें ये था कि बस हमें क्रांति कर देनी है और उसके लिए हमें अंग्रेजों की हत्या करनी पड़े या अंग्रेजों को मारना पड़े, जो भी करना हो, और हमें फांसी पे चढ़ना पड़े, तो सब कुर्बानी की। लेकिन पहली बार 1914 का जो गदर पार्टी आंदोलन हुआ, जो अमेरिका से शुरू हुआ, तो उसने रिपब्लिकन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। तो क्योंकि उसके 50 स्टेट्स थे, और जिस तरीका जो उन्होंने अपने अमेरिका में देखा, और अमेरिका आज का अमेरिका नहीं था, उस तरह का अमेरिका इंपीरियलिस्ट जो आज है वैसा अमेरिका नहीं था। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जिस तरह का ये लोग आज़ादी से रहते हैं, तो ऐसे भी हमारा भी देश वैसे ही बहुविध है, बहुत स्टेट्स है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। और इसके बाद जो अगला स्टेप था वो HRA था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काकोरी कांट और अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, इन सब ने उसको
हिंदुस्तान में एक दूसरा रूप दिया। और फिर जो HSRA था ये उसका अगला विकास था, तो जिसमें समाजवाद फिर उनका एक ध्येय बन गया। तो ये कहना चाहिए कि 25-26 में आते आते ये तीन धाराएं एक साथ चल रही थी। अब इसमें दो धाराओं के बीच द्वंद्वात्मक संबंध था, माने कांग्रेस की सेक्युलर धारा और क्रांतिकारियों की धारा, ये द्वंद्वात्मक था। दोनों एक दूसरे की आलोचना भी करते थे, दोनों एक दूसरे का साथ भी देते थे। माने ये नहीं है कि, लेकिन तीसरी धारा के साथ इन दोनों धाराओं का कोई संबंध नहीं था। लेकिन कहना चाहिए कि पहली रिलीजन बेस्ड धारा और कांग्रेस की धारा, इनका भी थोड़ा बहुत आदान प्रदान चलता था, क्योंकि वो रिलीजन बेस्ड वाले लोग कांग्रेस के अंदर भी थे। लेकिन ये क्रांतिकारियों का इनके रिलीजन बेस्ड वालों से संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस के साथ संबंध था। ये एक गलत धारणा फैलाई जा रही है कि ये रिलीजन बेस्ड धारा से क्रांतिकारियों का कुछ संबंध था। संबंध कई मामलों में हुआ है, लेकिन वैचारिक रूप से नहीं हुआ है। तो वैचारिक रूप से जो संबंध हुआ है वो कांग्रेस के साथ हुआ है, कांग्रेस के साथ उनका। तो यार, क्योंकि ये बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, तो मैं ये कहना ये चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसकी शैक्षणिक अवस्था बनी, अपना एजुकेशनल सिस्टम बना, तो उसमें इस क्रांतिकारी वैचारिक धारा को उपेक्षित किया गया हिस्ट्री से, सोशल साइंस से। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि JNU को ही ये क्रेडिट जाता है, जिसके प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने पहली बार 1972-73 में वाई एम एन एथियस्ट की भूमिका लिख के, तो उसको भगत सिंह को एक सोशलिस्ट पर्सनैलिटी के रूप में स्थापित किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी ने, ना तो बिपिन चंद्रा के अंडर किसी स्टूडेंट ने ये क्रांतिकारियों के बारे में कोई शोध की 1973-74 से लेके 2008, 9, 10, 11 तक जब इन छात्रों ने शोध की है, और ना ही उनके जो अध्यापकों ने। जब वहां पे, उससे दिलचस्प बात यह है कि जब विदेशों में क्रिस मोफट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भगत सिंह पे थीसिस लिख दिया, कामा मैकलिन ने सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से अपना काम करना शुरू कर दिया, विदेशों ने जब इस तरह से भारतीय क्रांतिकारियों को फोकस में रखा और इनको स्थापित किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक धारा है, तब जाके हमारे यहाँ भी ये एक तरीके से कहना चाहिए हमारे भारतीय इतिहास के ऊपर या भारतीय सामाजिक अध्ययन के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे यहाँ क्या, जब विदेशों में कुछ होने लगे तभी हम अपने यहाँ सब करेंगे, और उससे पहले नहीं करेंगे। उससे पहले उसको खाली सीमित अर्थों में रख देंगे कि क्योंकि वो लोग अजय घोष या सोहन सिंह जोश या मनमथ नाथ गुप्त, आप उनके लिखे इतिहास को इतिहास ही नहीं माने। उनके जो संस्मृतियां हैं, उनके जो वो एक लिविंग हिस्ट्री है, उस लिविंग हिस्ट्री को आप इतिहास नहीं माने। हमारे ही संस्थाओं के इतिहास विभागों ने कभी उसको इतिहास के रूप में ट्रीट नहीं किया। जब मैंने ये सब, बिपिन चंद्रा को भी फल बहुत, मेरी प्रेरणा तो एक तरीके से बिपिन चंद्रा थी। जब मैंने एक भारत के क्रांतिकारी मैंने पढ़ा 1970 में, और मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसको मैंने उसी वक्त पंजाबी में अनुवाद करना शुरू कर दिया, अपनी मातृभाषा में अनुवाद शुरू किया। 18 के 18 लेख उसके, वो देशभक्त यादें गदर पार्टी मेमोरियल जालंधर से बाबा गुरमुख सिंह ललतों, द लीजेंडरी गदराइट जो थे, जो हथकड़ियों समेत कूद गए थे मैंने गाड़ी से, तो उनके संपादन में निकलता था। तो उसमें हमने वो सारी सीरीज छपवाई। लेकिन उसके ऊपर ये कि उसके अंक सारे आज भी नहीं मिलते, मेरे पास 5-6 लेख सुरक्षित हैं अभी। लेकिन क्योंकि पुलिस का डर इतना था कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि विजय कुमार सिन्हा ने जो भगत सिंह की पूरी राइटिंग थी, जो उनको कुमारी लज्जावती ने सौंप भी दी थी, तो उन्होंने कहा कि किसी समय 42 के आंदोलन में या किसी समय इतना पुलिस का आतंक था कि हमने वो सेफ कस्टडी के लिए किसी अपने मित्र को दे दी और उस मित्र ने उसको जला दिया। ये मैंने एक उनके बारे में ये एक धारणा है, या कही जाती है उनके पत्नी ने, श्री राज्यम सिन्हा ने, ए क्वेस्ट फॉर सैक्रिफाइस, विजय कुमार सिन्हा के ऊपर बहुत अच्छी किताब भी लिखी हुई है। लेकिन यही चीज आजाद भारत में देशभक्त यादें, जैसे गदर पार्टी के लोग वगैरह निकल गई पत्रिका, उसके ऊपर भी इतना भारत की पुलिस का आतंक था कि वो देशभक्त यादा के पुराने अंक ही गायब हो गए।
मैंने वो, अब मैंने कई बार अखबारों में उसके बारे में विज्ञापन भी दिया कि पुराने अंक अगर मिल जाएं, तो नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा एक सामाजिक विज्ञानों में, इतिहास में भारत की शैक्षणिक व्यवस्था की कमियों की ओर भी इंगित करता है कि इसको कैसे उपेक्षित किया गया। अब जैसे अब मैं, चूंकि ये तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने, इन तीनों युवा शोधकर्ताओं ने पहली बार, मान लीजिए जैसे प्रबल ने शिव वर्मा के ऊपर शोध करने की शुरू किया, तो शिव वर्मा के ऊपर सामग्री कहाँ है? शिव वर्मा के जो उनकी बहुत सारी राइटिंग छपी हुई तो 2 ही मिलती, संस्मृतियां मिलती हैं, मौत के साय में मिलती है, और 5 छोटी पुस्तकें मार्क्सवादी जो पुस्तक माला है वो मिलती हैं उनकी। उसके अलावा तो उनका कुछ छपा हुआ मिलता नहीं, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत सारी, एक पूरा वॉल्यूम अंग्रेजी में बन जाता है, 4 वॉल्यूम उनके हिंदी में बन जाते हैं। तो वो सारी की सारी फाइलें हमारे भगत सिंह केंद्र में रखी हुई हैं, क्योंकि उनकी प्रतियां हमें क्रांति कुमार कटियार, जो डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के बेटे हैं, तो उन्होंने शिव वर्मा के घर से कोशिश करके हमें प्रति उसकी ला दी थी। अभी भी शिव वर्मा की बहुत सारी चीजें, उनका इंटरव्यू एक या तो कैम्ब्रिज से रिकॉर्डेड है और या एक और जगह से रिकॉर्डेड है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको डिसिफर करके कर सके। तो वो शिव वर्मा, वो मैंने ये भगत सिंह जो हमने स्थापित किया आर्काइव एंड रिसोर्स सेंटर, मेरी ही अपनी कलेक्शन से सारा गिफ्ट करके स्थापित किया, इसीलिए स्थापित किया है कि इस सारे चीज़ों को संभाला जा सके और अगले आने वाले वर्षों में या आने वाले काफी सारे समय में इसके ऊपर प्रॉपर क्रांतिकारी विचारधारा के ऊपर एक प्रॉपर शोध हो सके। तो मैं एक बार फिर तीनों शोधकर्ताओं को, हालांकि मैं आपको और भी बता सकता हूँ, कुछ चर्चा चलेगी तो उसमें बताऊंगा भी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इन लोगों ने भी, वैसे मैं इनकी थोड़ी आलोचना भी कर दूं, इन लोगों ने इतना डिसिप्लिन होकर काम नहीं किया है। इतना डिसिप्लिन होकर काम करना चाहिए था, उतना डिसिप्लिन होकर काम नहीं किया। मैंने 3 मूर्ति में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में भगत सिंह के कम से कम जानने वाले या उनके संपर्क में आने वाले 100 के करीब ऐसे लोगों के बड़े लंबे इंटरव्यूज हैं। सबसे बड़ा स्रोत क्रांतिकारियों के ऊपर या स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर शोध का वो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ही है। नेशनल आर्काइव भी है, लेकिन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा स्रोत है। लेकिन उसके बाद से नेशनल आर्काइव आता है। उसमें हमारा भगत सिंह आर्काइव एंड रिसोर्स सेंटर तो बहुत छोटा स्रोत है, लेकिन ये बहुत जिसको कहना चाहिए कि इजीली उपलब्ध स्रोत है। इसमें जो है वो सारी चीजें, छोटा सा सेंटर है और छोटी सी सारी चीजें अलग अलग आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रखा गया। लेकिन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तो उतना बड़ा संस्थान है और उसमें इंटरव्यूज इतने जबरदस्त है। 400 पन्नों के शिव वर्मा का 400 पन्ने का इंटरव्यू है, जयदेव कपूर का 400 पन्ने का इंटरव्यू है, दुर्गा भाभी का इंटरव्यू है, कुमारी लज्जावती का 300-400 पन्नों का इंटरव्यू है। तो ये अपर्णा वैदिक ने जो अभी चंद्रशेखर आजाद की किताब निकाली है, वेटिंग फॉर स्वराज, तो वो सारी उसी पे आधारित है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी की। तो ये हमारे जेएनयू के छात्रों को थोड़ा, मैंने जो एक्टिव जुझारू छात्र आंदोलन करते हैं ना, तो थोड़ा डिसिप्लिन्ड रिसर्चर भी बनना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा काम किया है इन्होंने, इसको शुरुआत अच्छी की है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं यहीं पे अपनी बात एक बार समाप्त करता हूँ, फिर उसके बाद से आप चर्चा में जैसा चाहे। आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कही है। बस एक बात करके मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जिस तीसरी धारा की बात हो रही थी, रिलीजियस धारा की, वो अभी सत्ता में है और वो अभी भगत सिंह को अपना नायक घोषित करती है और वो भी जनता पर कुछ इस तरह से प्रभाव डाल रही है कि जैसे कि वो उसी, मतलब वो उसके ही नायक हैं वो। दूसरी बात ये है कि आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं पुनरुत्थानवादी और इस धारा से बहुत ज्यादा गहरे अर्थों में प्रभावित है। तो ऐसे में क्या चुनौती सामने है कि क्या किया जाए फिर ऐसे में, जो हम सब उन क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने,
उनके विचारों बहुत बड़ी चुनौती है, जी। बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत जटिल परिस्थिति है। मैंने जितनी सरल परिस्थितियां 20 साल पहले थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया के आने से, इंटरनेट के आने से, अब इसको जो चाहे कहिए, एक बहुत क्वालिटेटिव चेंज पूरी वर्ल्ड की सोसाइटीज में आई है। मैंने जैसे हर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के साथ होता है या साइंटिफिक इन्वेंशन के साथ होता है, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। और मैंने एटम जो है वो बहुत अच्छी शक्ति भी है, लेकिन उससे न्यूक्लियर बम भी बनते हैं। और वैसे ही ये जो इंटरनेट आया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज्ञान का भंडार जो है इसने पूरे दुनिया में खोल दिया है। जो चीज़ें हम भी आज नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, हम इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर लेते हैं। पीडीएफ की कॉपीज के रूप में बहुत सारी पुरानी किताबें जो है वो हमें मिल जा रही हैं। लेकिन जितना इसका अच्छा प्रयोग होता है, उससे ज्यादा बुरा प्रयोग हो रहा है। इसका बहुत नेगेटिव प्रयोग जो है, अच्छा, वो इतनी बड़ी वैचारिक लड़ाई है क्योंकि हेजमनी उनकी है। हेजमनी जो है वो कहना चाहिए कि 90% उस पर सोशल मीडिया पे नियंत्रण या उसको हेजमोनिक जो शक्ति है वो नेगेटिव है, और उसको रेजिस्ट करने वाली शक्तियां मुश्किल से 10% हम कह सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई तो लंबी है, और इस लड़ाई में, वैचारिक लड़ाई में, हमारे जो साधन है या हमारी जो शक्ति है, हमारी शक्ति है हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स और ऑथेंटिक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स। ऑथेंटिक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिसिटी के साथ सामने लाना, और फिर उसका जो भी हम जो दूसरी शक्तियां उपयोग करते हैं जिस इंटरनेट का, उसी इंटरनेट का हमें भी प्रयोग करना है। तो वो चाहे वो सोशल मीडिया, वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या उसके अलावा दूसरे अपने जितने भी मीडिया के रूप हो, तो उसी मीडिया में हमें भी उसी के सामने लड़ना है। सवाल ये है कि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है, इसमें कोई सरल इसका समाधान निकलेगा नहीं। बहुत लंबा समय शायद झेलना पड़ेगा, बहुत लंबा समय झेलना पड़ेगा। वाम या जिसको कहना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं या प्रगतिशील फोर्सेस हैं, उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें सीखने की बात ये है, मान लीजिए चाहे भगत सिंह के साथी किताब हो या उनके जो चीज वो प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसमें से भी एक चीज सीखने वाली है। वो चीज सीखने वाली है कुर्बानी की भावना। माने जो वो जिसको दूसरे पक्ष वाले भी अपना ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, वीरता को प्रोजेक्ट करते हैं, बहादुरी को प्रोजेक्ट करते हैं, निर्भीकता को प्रोजेक्ट करते हैं, उसके साथ कुर्बानी को भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो सेक्रीफाइस, माने जैसे नौजवान भारत सभा का जो भगत सिंह वगैरह ने बनाई थी, तो उसके 3 S सेक्रीफाइस उसमें एक था, सर्विस, सेक्रीफाइस। तो वो सेक्रीफाइस की भावना जब तक हमारी इस पीढ़ी में नहीं आएगी, जब तक वो आराम पसंदगी की भावना जिसके हम आदी हो चुके हैं, पूरा मिडिल क्लास आदी हो चुका है, हम भी, मैं उसमें से अलग नहीं करता अपने आप को, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। तो वो सारे, लेकिन ये तो भगत सिंह के रास्ते पे चलना है तो उसको भी थोड़ा अपनाना पड़ेगा। आराम तलबी से हटकर जो है वो अपना एक थोड़ा बहुत कष्ट झेलने की आदत तो डालनी पड़ेगी। अगर आप कष्ट झेलने की आदत नहीं पड़ेंगे तो ज्यादा कष्ट झेलनी पड़ेगी। मैंने जितना आप थोड़ा कष्ट झेल के अगर आप रेजिस्टेंस आगे बढ़ाएंगे तो आपको और लोग जुड़ जाएंगे, तो आपका कष्ट थोड़ा कम झेलना पड़ेगा। लेकिन आप आराम तलबी से चलते जाएंगे और सिर्फ मीडिया पे ही सब कुछ अपने आप को हीरो बनते जाएंगे, तो जाहिर है कि फिर जो लोग इसमें जेलों में बंद हैं, वो हाल जैसा उनका आप देख रहे हैं, तो वो हाल आपके जो बाहर है उनका भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत लंबा और जटिल वैचारिक संघर्ष है, और हमारे जो पक्ष के लोग हैं उनको भी इस साइंटिफिक इन्वेंशन में अपने टूल्स इन्वेंट करने चाहिए। किस तरह से टूल इन्वेंट करें, मैंने वो टूल किट का बड़ा एक मुहावरा ही बन गया है एक लड़की को जेल में बंद करने के लिए, लेकिन टूल किट तो हमें भी चाहिए। हमें वो टूल किट चाहिए इनके टूल किट का उसका मुकाबला किया जा सके। तो वो हमारे जो प्रोग्रेसिव साइंसदान हैं उनको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए।
कि किस तरीके से माने इस तरह का जो एक इसमें हेजमोनिक सिचुएशन बनी हुई है जिसमें हम लोग किनारे पे, लेकिन हमें किनारे से फिर उठ के आगे बढ़ना है। तो माने वो बहुत सारे हम चित्र देखते हैं ना पटना वाले, उसमें लगा हुआ है कि आदमी बढ़ते चले जाते हैं, गिरते भी चले जाते हैं, बढ़ते भी चले जाते हैं, बढ़ते भी चलो गिरते भी चलो। तो वो वाला जो भावना है वो आएगी तभी हम काफी समय के बाद फिर हम आ सकेंगे, किसको कहना चाहिए कि केंद्र में और फिर केंद्र से आगे। संजय जी। जी कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपने जो सवाल किया कि मैं उससे थोड़ा एक रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो रिलीजियस धारा के लोग हैं वो लोग ही भगत सिंह को अपना बना दे जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भगत सिंह को आखिर हम लोगों ने याद कैसे किया है। तो दो तीन उसके ना आइडियाज आते हैं हम लोग के दिमाग में, जो सोशल मीडिया पे जिनकी बात समझ कर रहे थे वो दिखती है। एक तो ये कि वो लोग मतलब भारत माता के लिए जान देने के लिए अग्रसर, और दूसरा गोली और बंदूक। तो ये उसके साथ बहुत वो करता है, आप कह लीजिए सिंक्रोनाइज करता है जिस आइडिया को जो रिलीजियस धारा के लोग हैं वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम देखते हैं कांग्रेस और रिवॉल्यूशनरीज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली नहीं है, डायलॉग है। जो क्रांतिकारी धारा है उस वक्त कांग्रेस के साथ या गांधी के साथ डायलॉग करके आगे बढ़ रहा है, वॉयलेंस के क्वेश्चन पे, क्लास के क्वेश्चन पे, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पे। लेकिन इसका प्रोजेक्शन आमतौर पे ये होता है कि ये लोग कांग्रेस के विरोधी थे, गांधी के विरोधी थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एंटी कांग्रेस या एंटी गांधी आप कह लीजिए, और एक प्रो वॉयलेंस, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही उसको ससेप्टेबल बना देता है एप्रोप्रिएशन का। और जो तीसरी बात जो है, जो पहले कहना भी चाह रहा था कि ये जो क्रांतिकारी है, तो क्रांतिकारी सिर्फ क्रांतिकारी हम लोग क्या समझते हैं, इस पे उनकी अपनी एक परिभाषा है। भगत सिंह की एक परिभाषा है कि क्रांतिकारी क्या होता है। मैं बस एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब ये लोग क्रांतिकारी हैं तो उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं या HSRA में रिजोल्यूशन पास होता है कि कोई भी धार्मिक और हम कास्ट सिंबल्स का बहिष्कार करेंगे, तो भगत सिंह उसके बाद अपना बाल कटवा लेते हैं। वो सिर्फ एक लिखी हुई बात नहीं रह जाती है कि हम लोग ये करेंगे, उसके अगले ही दूसरे दिन गया प्रसाद कटियार जो है जाकर के उनका बाल काट देते हैं। आम लोगों में ये धारणा है कि उन्होंने बाल कटवाया था सॉन्डर्स वध के बाद बचने के लिए, लेकिन वो HSRA की जो मीटिंग हुई थी ये 8 और 9 सितंबर 1929 में ना, और उसके बाद ही उन्होंने कटवाई थी। और तो इसमें जब वो कास्ट सिंबल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद अपने जनेऊ को निकाल के फेंक देते हैं। वो सिर्फ वह नहीं रहता है कि चलो ठीक है हम उसको रखे हुए हैं। तो ये जो रेडिकलिज्म है, ये जो रिवॉल्यूशनरीनेस है, ये जो क्रांतिकारीपन है, उसको सिर्फ वो पॉलिटिक्स और एक रिटोरिक के बतौर नहीं रहा, उन्होंने उसको अपने निजी जीवन में भी उसको आत्मसात किया, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। तो ये दो चीजों को हम लोगों को बहुत ही आज के दौर में समझने की जरूरत है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये रिलेवेंट है आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का जो खुद और क्रांतिकारियों का जो खुद के बारे में जो समझदारी है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद की 2 कविताएं हैं, जिन्होंने एक कविता उसमें उस पे है कि आखिर क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है, हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है उस चीज को समझना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी किताब जो है वो मदद करेगी। और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और लेखक, ये तो कुछ 10 लोग हैं, इसके अलावा डॉक्टर गया प्रसाद हैं, आपके पंजाब में ही किशोरी लाल हैं, सुशीला दीदी हैं, उसके अलावा धन्वंतरी हैं। इन लोगों ने पूरा जीवन ही, और भगत सिंह का जो आइडिया था, जो क्रांतिकारी आंदोलन का, मैं कहना चाहूंगा ये सिर्फ भगत सिंह का आइडिया नहीं था, वो पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का आइडिया था। उसको अपने निजी जीवन में आत्मसात किया, पर्सनल लाइफ में अडॉप्ट किया, पॉलिटिकल लाइफ में उसको दिखलाया। तो उस चीजों पे और रिसर्च करने की, उसको लाने की, उसकी जो सच्चाई है उसको लाने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, निरंतर जारी रहेगी। और उसी के थ्रू माध्यम से हम जो ये पूरा अप्रोप्रिएशन है और उसको भी काउंटर कर सकते हैं, और जो एक निराशावादिता आ चुके हैं, बहुत लोग निराश हो गए हैं, उसको भी हम लोग काउंटर कर सकते हैं। कि आप सोचिए कि मैं इस बात को बोल के खत्म करूंगा कि भगत सिंह और राजगुरु में कंपटीशन, राजगुरु भगत सिंह को अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं किस लिए, कि पहले फांसी कौन चढ़ेगा, पहले कौन मरेगा।
ये जो रोमांटिसिज्म है मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उसकी भी जरूरत है। वो अपने आप में एनर्जी का एक ताकत का एक संचार करती है, एनर्जी लाती है, तो उसकी हमें जरूरत है। जो सर ने भी बोला अभी कि ये त्याग की जो भावना है, सेक्रीफाइस की भावना है, इसको फिर से रियलाइज करना पड़ेगा, हर लेवल पे हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप लोगों ने यह किताब लिखकर एक तरह से उम्मीदें बढ़ा दी हैं, और हम सब ये उम्मीद करते हैं, जैसा कि सर ने भी कहा, कि आप लोग इस काम को और आगे बढ़ाएंगे और इसकी अगली कड़ी के रूप में आप फिर कोई नई किताब आएगी। ये बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमललाल जी जी जी। मैं आपको वाम को कुछ सुझाव देना चाहूंगा, हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चर्चा में ही आपको दे देते हैं। जी। वो बहुत सारी किताबें जो है ना, उनका पुनर्प्रकाशन वाम को करना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद वारियार की किताब है, छोटी सी किताब है, वो उसका पुनर्प्रकाशन करना चाहिए। सुशीला दीदी की जिंदगी बहुत ही दुर्गा भाभी की तरह ही, दुर्गा भाभी बहुत चर्चा में थोड़ी बहुत आई हैं, लेकिन सुशीला दीदी उनको कहा जाता था क्योंकि उन्होंने श्याम मोहन से शादी की थी, तो सुशीला मोहन दीदी उनको कहा जाने लगा। उनके ऊपर भी जो है किताब आनी चाहिए। माने इस तरह की जो किताबें पहले से, जैसे वो पीपीएच वालों से आपको बात कर लेनी चाहिए कि या तो दे लिव डेंजरसली का एडिशन वो निकालना चाहते हैं तो वो निकाल लें, नहीं तो आपको राइट दे दें, आप उनका दे लिव डेंजरसली। जो हमारी ताकत हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज है, ऑथेंटिक दस्तावेज, ये हमारी ताकत है, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मनमथनाथ गुप्त जब कोई बात कहेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम भगत सिंह के ही लेख को कोट करके, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम कोट करके ये कह सकते हैं कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं अपने शब्दों में कहूं तो कल लिंच हो जाऊंगा। मैंने मेरे शब्द अगर ये बन जाए तो मेरे लिंच होने के चांसेस हैं, लेकिन जब भगत सिंह ये बात कहते हैं कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो वो जो ऑथेंटिक शब्द है। अभी हाल में बेचारे राजेंद्र गौतम का क्या हाल हुआ, अब अम्बेडकर को सब इतना अम्बेडकर का बना रखा है, लेकिन उस बेचारे ने 22 प्रतिज्ञाएं जो अम्बेडकर की ही हैं, जो सब जगह दोहराई जाती हैं, उनको दोहरा दिया। तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली मैंने सामाजिक रूप से तो लिंच हो ही गए, मैंने उनकी पार्टी ने भी उनको जो है लिंच कर दिया। लेकिन उस आदमी की हिम्मत है, इसका मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में कुछ ताकत है, जिसने उस आदमी को ताकत दी, जिसने कहा कि मैं अपने इस पे दृढ़ हूँ कि हाँ ये प्रतिज्ञाएं हैं। तो वो मैंने इस तरह की परिस्थितियों में भगत सिंह हो, अम्बेडकर हो, जो भी हो, ये केवल चिन्ह बन के जो है ना बैज लगाने की चीज नहीं है, ये इनके विचारों को जिंदगी में दिखाने ये ढाल भी है आपकी। जेएनयू जब पूरी तरह से अटैक में था तो उसमें गांधी नेहरू को क्यों उन्होंने चिन्ह बनाया? चिन्ह किसको बनाया? भगत सिंह और अम्बेडकर को। सारी वैचारिक जो हेजमनी थी जेएनयू में वो तो गांधी और नेहरू की थी, भगत सिंह और उसमें अम्बेडकर तो कहीं नहीं आते थे। लेकिन जब रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी तो कौन बने चिन्ह, ढाल कौन बने? तो ढाल भगत सिंह और अम्बेडकर बन गए। तो उसको केवल ढाल बनाई है जरूर, लेकिन ढाल उनके विचारों के साथ बनाई है, ऐसा नहीं कि उनकी थोड़ी बहुत हेजमनी भी बानी। तो तब जाके तब आपकी रेजिस्टेंस को भी ताकत मिलेगी। अगर आप खाली चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जानते हैं, दूसरी पक्ष भी जानता होता है कि इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, तो वो फिर आपको कुचल देंगे। तो अम्बेडकर भगत सिंह को अगर अपनाना है तो उनको उनके विचारों के साथ, और हमारे पास तो ये है कि हमारे पास ज्यादा अनुशासित, एक कहना चाहिए कि मानसिक अनुशासन, जब आप साइंटिफिक थिंकिंग के आदमी हो तो आपके अंदर मानसिक अनुशासन ज्यादा होना चाहिए। वो आपके अंदर वो लिंच वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर तो वो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम इनका धीरज से डॉक्यूमेंट के साथ, ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ जवाब देंगे। वक्त लगेगा उसको स्थापित होने में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक लंबा संघर्ष है, वो चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वाम को और लेफ्ट वर्ड को भी अपनी ये भूमिका इसी रूप में निभानी चाहिए कि जितने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनको सबको सामने ले आए। जो अब जो है मैंने
आउट ऑफ प्रिंट हैं या नई सर्कुलेशन में आ रहे हैं, तो वही हमारी बड़ी ताकत है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बताता रहूंगा आपको कि ये आपको जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन वाम प्रकाशन को मिले, और आज आपने समय निकाला इसके लिए अब आपके आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीनों युवा लेखकों को, प्रबल सिंह अग्रवाल, अंकुर गोस्वामी और हर्षवर्धन त्रिपाठी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक सूचना ये है कि इस किताब का ई बुक भी हमने जारी कर दिया है, और जो लोग ई बुक में इसको पढ़ना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर अगले हफ्ते इसको वेबसाइट पर ला देंगे, तो अगले हफ्ते से आप वेबसाइट से उसको खरीद सकते हैं ई बुक को, जो लोग ई बुक के रूप में पढ़ना चाहें। और आज आप सब जो भी हमारे साथ इस आयोजन में जुड़े, उन सबको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, और आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।